हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपस्थित हूं अजय कुमार, आप लोग के बीच एक बेहतरीन सा क्लास लेकर करके। इसमें आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पटना कलम के बारे में। जो बीपीएससी एग्ज़ाम का जो मेंस वाले टॉपिक है, वे मेंस वाले टॉपिक में ये आपका जीएस पेपर 1 का एक मुख्य टॉपिक जो है पॉइंट बना करके दे दिया गया है। अगर हम आपसे एक बार फिर बात कर लें, सिलेबस की बात कर लें, तो आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में यहाँ पर देखिए बोला गया है पटना कलम के बारे में, है ना। सिलेबस में यहाँ पर पटना कलम और चित्रकला के बारे में बोला गया है। ठीक, यहाँ पर याद रखना है। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो आप ये देख रहे हैं पाश्चात्य शिक्षा हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया। इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जाइए चैनल पर, जाइए प्लेलिस्ट वाले चैनल पर जाइएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा एजुकेशन मिल जाएगा बिहार के विशेष संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद हमने ख़त्म कर लिया आप लोग के बीच मौर्य कला को ख़त्म कर लिया है। ये जो मौर्य कला देख रहे हैं, मौर्य कला को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया हमने। पाल कला को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं ये आपके बीच है क्या चीज़, पटना कला। इसके बाद हम एक टॉपिक और चर्चा करेंगे आप लोग के बीच, जिसमें हम जानेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ठीक, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में दो टॉपिक और बच जाएगा। एक तो जानेंगे पूर्वी भारत में गुफा निर्माण की शैली, और पूर्वी भारत में जो है मंदिरों के निर्माण की शैली को देखेंगे। क्योंकि ये दो प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको मेंस में देखने को मिल जाएगा। पूर्वी भारत में गुफा निर्माण शैली और पूर्वी भारत में क्या देखना है हमें, मंदिरों के निर्माण की शैली को देखना है। ये दो मुख्य टॉपिक आप लोग के बीच और रह जाएगा, तो हम पूरे आर्ट एंड कल्चर और एजुकेशन वाले पोर्शन को खत्म कर लेंगे। इसके साथ ही हम प्रवेश कर जाएंगे आप लोग के बीच मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जो टॉपिक आपका बनने वाला है, जैसा कि डायरेक्ट मेंशन कर दिया है, संथाल विद्रोह बिहार में जो है 1857 की बिरसा आंदोलन, 1857 की क्रांति देखना है, फिर बिरसा आंदोलन देखना है, चंपारण सत्याग्रह देखना है। ठीक, और विशेष संदर्भ में क्या पढ़ना है हमें, गांधी जी के बारे में, रविंद्रनाथ के बारे में और नेहरू के बारे में हमें विशेष संदर्भ में देखना है। तो ये सब सारे टॉपिक हम धीरे 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 आपको पूरी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। एक बढ़िया सा पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, जो कि काफ़ी रिसर्च कर कर ये लाया गया है। पूरे पेपर का एनालिसिस करके लाया गया है। मुख्य मुख्य पॉइंट इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, पॉइंट के तौर पर मतलब जो है हम क्या किए हैं ना, पॉइंट बना बना करके सारे टॉपिक को इसमें ऐड किए हैं, ताकि जब मेंस की तैयारी आप करते हैं, मेंस जब लिखते हैं, तो हमें उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से मतलब क्वेश्चन बन रहा हो, उस क्षेत्र से सारे पॉइंट हमें याद हो। पॉइंट याद रहेगा, बाकी हमें सीखना क्या चीज़ है, लैंग्वेज कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करना है, कहाँ पर क्या चीज़ कोट करना है, कैसे क्वेश्चन को एंड करना है। ठीक है, ये सीखना रहेगा। कुछ जो आंसर का जो डिमांड होता है, लैंग्वेज का डिमांड होता है, वे लैंग्वेज सीखना होगा। लेकिन पॉइंट हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, कोटेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में हम नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं, पटना कलम के साथ। ठीक है, देखिए चित्रकारी का इतिहास जो है बहुत पुराना रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल से ही जो है चित्रकला का इतिहास रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भीम बेटिका में जो मिला है, गुफाओं मिला है, वहाँ भी जो है कुछ चित्र उकेरी गई थी, है ना। इसी दौर में जो है आगे बढ़ते 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 जो है चित्रकला जो है पटना केलम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो एक बहुत ही स्थानीय स्वरूप धारण करता है। स्थानीय स्थानीय लेवल में, ग्रामीण क्षेत्र में, जो गांव ग्राम के जो क्षेत्र होता है ना, उसे जो है इसमें उकेरा गया है, हाथ की कलाओं द्वारा इसे उकेरा गया है। हम आज के कड़ी में इसी को ही लेकर के चलेंगे और इसी के विशेष संदर्भ में बात करेंगे। इसके टेक्निक की बात करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक इसमें यूज किया जाता था, और यह जो मुगल था, मुगल काल से किस प्रकार भिन्न है। और इसके साथ साथ क्या देखेंगे, जो आपका ब्रिटिश था, ठीक है, उसके उससे ये किस प्रकार से भिन्न है और किस प्रकार से दोनों से संबंध मिलता है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से हम आपको समझाने की प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
जो भी दोस्त चैनल पर नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना राय भेज सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव से। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा या डायरेक्ट सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पटना कलम का इतिहास, चित्रों की विशेषताएं और चित्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन की शुरुआत करना हो तो हम एक भूमिका के आधार पर हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक लिख करके लाया है, पटना कलम भारतीय चित्रकला की एक अनूठी शैली है जो 18वीं शताब्दी में विकसित हुई। यह शैली आम जनजीवन को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध है और इसमें इंडो ब्रिटिश शैली के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है, एक तो खूबी यह है आम जनजीवन, सबसे मुख्य खूबी यहाँ पर इसकी विशेषता होती है, यह आम जनजीवन को दर्शाता है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि एक जो है युवक है, ठीक है, आदमी है, और एक देखिए औरत है। दोनों क्या कर रहे हैं, ये जो है ना ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी उतारते हैं वो लेकर के आ रहे हैं। मतलब ग्रामीण इलाका में अभी भी आप जाइएगा तो इस मौसम में शायद आपको देखने को मिल जाएगा ये ताड़ी वाला, है ना। ये देखिए यहाँ पर उतारा जा रहा है, कितना एकदम यूनिक बनाया है, एकदम ग्रामीण। अब ग्रामीण में जब जाते हैं ना तो इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है। आम जनजीवन जो होता है, आम जनजीवन, वो इसी रूप में देखने को हमें मिलता है। कुछ और बहुत अच्छे अच्छे हम इमेज लेकर के आए हैं। देखिए ये आपका हाट हो गया, बाजार हो गया, बाजार की एक देखिए कितना सुंदर सा इमेज आपका तैयार किया गया है। ठीक है, ये आपको याद होगा, अभी भी आप जब ग्रामीण इलाका में जाइएगा, ठीक है, तो इस प्रकार की आपको चक्की मिल जाएंगी। महिलाओं जो है चक्की पर जो है गेहूं या दाल आपको जो है रगड़ते दरड़ते आपको मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूनिक लगता है देखने में, स्थानीय जनजीवन को जो है काफ़ी बेखूबी से वर्णन करता है। आज तो हम चकाचौंध के जीवन में जी रहे हैं, लेकिन जो पहले की जो यादें हैं वो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही भावुक होती है। जब कभी भी अस्थिर मन से, शांति मन से जब आप बैठते हैं और अपनी पिछली बीती हुई बात को जब याद करते हैं, स्थानीय जहाँ पर शुरुआत में बचपन पला था, वहाँ के जो खेल आप खेलते थे, ठीक है ना, जब हम उसको याद करते हैं ना तो एक अजीब सा अंदर से मुस्कुराहट निकलती है। ठीक है, कई लोग हो भी गए होंगे अपने बचपन में। तो हम बहुत सारे फिगर के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करेंगे, पटना कलम को देखेंगे। एक शुरुआती के तौर पर आप लिख सकते हैं कि यह जो है भारतीय चित्रकला का एक अनूठा चित्र शैली है। इस प्रकार की चित्र शैली अन्य अदर भी आप कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक खूबी इसका और है, दो खूबी याद रखना है, एकदम इम्पोर्टेंट, जो बेस्ट पॉइंट आपका होने वाला है। दो खूबी याद रखना, एक तो यह आम जनमानस था और अदर जो आपका मुगल शैली था, मुगल चित्रकला था, और इसके साथ साथ जो जो ब्रिटिश चित्रकला था उससे ये कैसे भिन्न होता है, एक पॉइंट के माध्यम से देखिए बताएंगे। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पहले हम जान लेते हैं इसकी शुरुआत। ठीक है, इसकी शुरुआत, इतिहास कैसे हुआ, इसकी इतिहास के बारे में जानते हैं। कहाँ से ये पनपा, कैसे कैसे मतलब ये आकर के पटना में बैठा, पटना में मतलब जो है कौन कौन से स्थान पर ये देखने को मिला। ठीक है, ये सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। कहता है क्या चीज़ कि पटना कलम की शुरुआत मुगल शासन के पतन के बाद हुआ। पटना कलम जो हुआ, ऐसे देखिए जितने भी जो चित्रकार थे मुगल काल में, जो है कुछ ऐसे शासक थे जो चित्रकारों को जो है अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। लेकिन उसी कड़ी में जब आगे बढ़ा तो कुछ ऐसे शासक आए जो चित्रकला को जो है प्रमोट नहीं किए, ठीक है ना, प्रमोट नहीं किए, जिससे जो वह बिखर गए। अपने रोजगार की तलाश में वे जो है जगह जगह जो है अलग अलग जगह स्थान पर जो है भटकने लगे, जाने लगे। इसी कड़ी में वो मुर्शिदाबाद गए। मुर्शिदाबाद से भी जो मीर कासिम था, जब उसका शासन आया तो उससे भी वहाँ पर भी संरक्षण इसका खत्म हो गया। संरक्षण खत्म होने के बाद जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये पटना पहुँचे, पटना के अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचे। ठीक है, ब्रिटिश काल उस समय जो है वहाँ पर अपना वर्चस्व जमा लिया था, और वहाँ पर जब इस प्रकार की पेंटिंग को देखा तो थोड़ा सा इसका भी संरक्षण करने का वह
प्रयास किया, लेकिन इसी कड़ी में आगे चलते चलते जब फोटोग्राफी का विकास हुआ तो धीरे धीरे जो है विलुप्ति के कगार पर पहुंचने लगा। ठीक है, तो यही हमने देखेंगे क्या था कि पटना कलम की शुरुआत जो है मुगल शासक के पतन के बाद हुआ। जब मुगलों का पतन हुआ, औरंगजेब आखिरी था मुगल को संभालने वाला, लास्ट था जो मुगल को आगे बढ़ाया। जब इसकी मृत्यु हुई तो मुगल शासन का जो पतन जो है शुरुआत हो गया। कह रहा है कि जब कई चित्रकार दिल्ली छोड़कर मुर्शिदाबाद फिर पटना आ गए। जब मुगलों का पतन हुआ, मुगल काल का पतन हुआ, तो पहले कहाँ गए? मुर्शिदाबाद गए। मुर्शिदाबाद से फिर कहाँ आ गए? पटना गए। पटना के भी कई जगह पर आए। ठीक है, ठीक है कि 1860 के आसपास पटना में बसने वाले इन कलाकारों ने इस शैली का जो है विकास किया। आगे देख लेते हैं। अब ये चित्रकला को संरक्षण देने वाले प्रमुख मुगल शासक इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बाबर से। बाबर ने कैसे इसकी संरक्षण दिया? बाबर की अगर शासन काल की बात करें तो 1516-26 से लेकर के 1530 तक इसका शासन काल रहा। बाबर ने फारसी कलाकार बिहजाद को संरक्षण दिया, जिससे मुगल चित्रकला की नींव पड़ी। जो मुगलों में जो चित्रकला शैली थी, इसकी नींव जो है बाबर को जाता है। ठीक है, क्योंकि बाबर ने जो है फारसी कलाकार बिजजाद को संरक्षण दिया। ठीक है, जिससे जो है मुगल चित्रकला की नींव वहां से देखने को मिलता है। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अकबर के समय 1556 से लेकर करके 1605 तक की अगर बात करते हैं तो अकबर ने चित्रकला को संस्थागत रूप दिया और तस्वीर खाना नामक एक चित्रकला कार्यशाला स्थापित किया। संस्थागत मतलब जो है रूप किसने दिया? तो अकबर ने दिया, और एक तस्वीर नामक जो है एक संस्थान की स्थापना किया। उन्होंने कलाकारों को वेतन पर रखा और फारसी तथा भारतीय शैली के मिश्रण में मुगल चित्रकला का क्या हुआ? विकास हुआ। अकबर ने क्या किया? जो चित्रकार थे उसको क्या रखा? वेतन पर रखा। मतलब उनको जो है चित्र बनाने के लिए जो उनको एक फिक्स राशि जो है दिया जाता था। ठीक है, और इसी कड़ी में जो है फारसी कला और मुगल कला मिल करके जो है चित्रकला शैली का एक विकास हुआ। आगे बात कर लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया जहांगीर ने किया। जहांगीर काल की बात करें तो 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर ने चित्रकला को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सबसे प्रमुख यही था, जहांगीर जो है चित्र का बहुत आशिक था, प्रेमी था। ठीक है, चित्र का जो है बहुत आशिक प्रेमी था। वह प्रकृतिवादी था और वनस्पतियों, जीवों, पक्षियों, पशुओं, वृक्षों, फूलों के चित्रों को प्राथमिकता देता था। उनके शासनकाल में चित्रों के चारों ओर अलंकृत किनारे, बॉर्डर की परंपरा विकसित हुई। ठीक है, मैंने इन्हीं के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में चित्रों के चारों ओर अलंकृत मैंने अलंकरण करना, उस पर जो है महीन महीन जो है अलंकरण चढ़ाना। ठीक है, चित्र बना कर करके उस पर धातु का जो है जैसे सोना, चांदी या कोई मोती जो होता है ना, उसका जो उस पर चिपका करके उसका अलंकरण करने का विकास या बॉर्डर बनाने का विकास। जैसे कि ये आपका बॉर्डर देख रहा है ना, ये बॉर्डर विकास बनाने की परंपरा जो है क्या हुआ? ये जहांगीर काल में विकसित हुआ। ठीक है, इसके बाद आ गए आपका शाहजहां, जो कि 1628 से लेकर के 1600 कहाँ तक 58 तक इन्होंने अपना शासनकाल चलाया। इसके काल में क्या हुआ कि शाहजहां ने चित्रों में सोने और चांदी का उपयोग बढ़ाया और यूरोपीय प्रभाव को अपनाया। उन्होंने चमकीले रंगों के प्राथमिकता दी और चित्रकला को अधिक भव्य बनाया। मतलब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, इन सभी ने जो है, मुगलों ने जो है चित्रकला को जो है संरक्षण दिया अपने दरबार में। इस समय जब चल रहा था, दौर चल रहा था, मुगल काल की जब दौर चल रहा था, पतन हो रहा था, पतन के बाद जब इसका बिखराव हुआ, चित्रकारों का बिखराव हुआ, इस समय तक क्या था कि यह वो दरबारों के संरक्षण में काम कर रहे थे। ठीक है, दरबार जो थे दरबार के अंडर काम कर रहे थे और उसके राजाओं के संरक्षण में काम, शासकों के संरक्षण में काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही पटना कलम की बात है तो उन्होंने अपने रोजगार, क्योंकि जब संरक्षण दरबारों से जब इनकी संरक्षण हटी तो इनको अपना पेट के फिक्र था, चिंता था।
ठीक है। इसी कड़ी में वो भटकते रहे, घूमते रहे, घूमते घूमते पटना पहुंचे। और जब पटना के आसपास के क्षेत्र में आए, उनको किसी प्रकार का जो है संरक्षण, किसी प्रकार का जो है बेहतर नहीं दिया जाता था। वो खुद अपने हाथ से कलाओं के उकेरते थे, स्थानीय जनमानस को दर्शाते थे और हाट बाजार में उसको बेच कर करके 2 पैसा कमाते थे, उसी से अपना जीवन यापन चलाते थे। मैंने जब पटना कलम की अगर बात करें तो उसमें किसी प्रकार का किसी का संरक्षण नहीं था। थोड़ा बहुत ब्रिटिश ने संरक्षण दिया, लेकिन उतना हद तक वो भी नहीं दे पाया। आगे बात कर लेते हैं मुगल चित्रकला का विघटन। अब देखिए विघटन का काल आया। विघटन का काल तब से शुरू हो जाता है जब औरंगजेब का शासन आता, क्योंकि यह जो है कला चित्रकार के या कला प्रेमी नहीं था। कला का भी धीरे धीरे विकास होना बंद हो गया, चित्रकला का भी यहाँ पर धीरे धीरे विकास होना बंद हो गया। इसका शासन काल याद रखिए 1658 से लेकर के 1707 तक था। औरंगजेब ने चित्रकला को प्रोत्साहन नहीं दिया। ठीक, उनके शासन काल में चित्रकला की गतिविधियों में अवरोध हुई और कलाकारों का संरक्षण जो है मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, कलाकारों का जो संरक्षण था वो क्या हो गया, बंद हो गया। क्लियर है। अब देख सकते हैं कितना स्थानीय है। अभी भी आप ग्रामीण इलाका में जाइए, ठीक है, तो इस प्रकार के आपको जो है झोपड़ी देखने को मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है ये जूट से रस्सी बनाते हुए या धान या गेहूं की जो डंठल होता है ना, उससे रस्सी बनाते हुए जो आपको देखने को मिल जाएंगे। खाट बनाते हुए, चटाई बनाते हुए, मड़ई बनाते हुए, खटिया को बीनते हुए, है ना। ये काफी अद्भुत है। ग्रामीण, अभी गर्मी का मौसम है तो ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा तो पेड़ के नीचे मटका में पानी, एक कटिया खटिया लगा हुआ, उस पर एक गमछा रखा हुआ, ठीक है, सत्तू प्याज, ये सब जो स्थानीय पहले का जो आनंद था, ठीक है, और जो उससे एनर्जी मिलती थी, वह आज के जो शौको शौहरत है और जो भोजन है उसमें कहाँ देखने को मिलता है। तो यही बात है। आगे की दौर अगर देखा जाए तो औरंगजेब ने तो धीरे धीरे इसका संरक्षण देना बंद कर दिया, ठीक है, बहुत बुरा हुआ। अब करा कि 18वीं सदी में इसका पतन, मुगल साम्राज्य में जो है पतन के साथ ही चित्रकला का संरक्षण पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। कलाकारों ने नए संरक्षण के तलाश में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किया, जिससे जो है क्षेत्रीय चित्रकला शैली का विकास हुआ। मतलब जहाँ जहाँ जगह तगह, मतलब जगह जगह, मतलब वो जा कर करके जो है इसका विकास किया। इसी को हम क्षेत्रीय चित्रकला शैली कहते थे। पहले दरबारों में हो रहा था, अब जगह जगह घूम घूम कर जा करके चित्र बनाते थे। आप भी अभी भी देखते होंगे जो आर्टिस्ट होते हैं रेलवे पर, रेलवे स्टेशन पर, या जो वो होता है ना सामूहिक जगह जो होता है, वहाँ पर देखिएगा तो तरह तरह के आर्टिस्ट मिल जाएंगे आपको। डायरेक्ट मतलब फोटो चित्र बना कर करके आपको उसी रूप में हूबहू आपको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो एआई के ज़माना आ गया है, जिससे कई लोगों को इस प्रकार की समस्या की झेलना पड़ता है। ये हो गया। अब देखिए कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं ब्रिटिश शासन का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में फोटोग्राफी और यूरोपीय कला के प्रभाव के कारण पारंपरिक मुगल चित्रकला धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश काल में भी धीरे धीरे फोटोग्राफी वगैरह चालू होने लगा। जो पारंपरिक मुगल चित्रकला था वो धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्ति के कगार पर पहुंचना चालू हो गया। अब देख लेते हैं मुर्शिदाबाद से पटना की ओर कैसे प्रयास प्रवाह हुआ, यहाँ पर समझते हैं। देखिए कितना अच्छा है, मदारी वाला आप देखते होंगे गांव में। कई लोग कमेंट कीजिएगा कौन कौन जो है इस प्रकार का खेल अपने गांव में, घर के बगल में या स्कूल में देखे होंगे। कमेंट के माध्यम से आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 1730 के आसपास मुर्शिदाबाद में बसे कलाकारों ने नवाब के महल के दीवारों को सजाने और स्थानीय त्योहारों के लिए चित्र बनाने का कार्य किया। लेकिन 1757 में बंगाल का नवाब मीर जाफर, नाम ये पॉइंट याद रखिएगा, मीर जाफर, सत्ता में आने के बाद प्रशासनिक बदलाव के कारण कलाकारों को नए अवसरों की तलाश में पटना जाना पड़ा। मीर जाफर जो आया
इन्होंने जो है जब मीर जाफर सत्ता संभाला तो पूरी तरह से जो है मुर्शिदाबाद में भी इसका संरक्षण जो खत्म हो गया। तो उन्होंने अपना जीवनचर्या को चलाने के लिए जो है इसका पलायन कहाँ हो गया, पटना की ओर हो गया। ठीक है, 1760 तक पटना एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां भी बढ़ गई थी। अब देखिए कितना अच्छा फिगर है। इस फिगर को देख करके जो है मार्मिकता समझ सकते हैं और कुछ यादें जोड़ सकते हैं अपनी। पटना कला के पटना में जो है कलाकत्व शैली का विकास। पटना में बसने वाले कलाकारों ने अपनी चित्रकला को स्थानीय विषयों के अनुरूप ढाला। याद रखना है कैसे ढाला चित्रकला को। पहले वो दरबार के हिसाब से चल रहे थे, है ना, राजा महाराजाओं का चित्र बना रहे थे, दरबारों का चित्र बना रहे थे, अस्त्र शस्त्रों का चित्र बना रहे थे। लेकिन जब कालांतर में वो पटना आए, स्थानीय एरिया में जाकर के जो स्थानीय शैली का जब विकास किए, तो उस समय जो अपने चित्रकला में जो विषय वो ऐड किए वो कैसा विषय था, तो स्थानीय विषयों को उन्होंने ऐड किया। ठीक है, स्थानीय विषयों को उन्होंने ऐड किया, प्रकृति का जो नेचुरल जो था उसको उन्होंने ऐड करना चालू किया। यहाँ के चित्रों में आम जनजीवन, बाजार, त्योहार, सामाजिक गतिविधियां देखने को मिलता है। जैसे इसमें आपको देखिए सामाजिक गतिविधियां देखने को मिल रहा होगा, इस फिगर में देखिएगा सामाजिक गतिविधियां देखने को मिल रहा होगा, ये भी देखिए सामाजिक गतिविधियां देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक पर आपको हमने हाट बाजार वाला दिखाया, तो देखिए हाट बाजार आपको देखने को मिल रहा है ना। मतलब स्थानीय और सामाजिक को जो है पूरी तरह से उन्होंने जो है बिखेरा उकेरा, त्योहारों को उकेरा, आम जनमानस को उकेरा, बाजारों के उकेरा, सामाजिक गतिविधियों के उकेरा। यह शैली इंडो ब्रिटिश प्रभाव के कारण विकसित हुई और इसे जो है कंपनी शैली भी कहा जाने लगा। कंपनी शैली से क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है इंडो ब्रिटिश प्रभाव के कारण विकसित हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्रिटिश मतलब का भी इसमें प्रभाव देखने को मिल रहा था और इंडिया भारत का भी प्रभाव देखने को मिल रहा था। तो दोनों के मिक्सचर कुछ इंडो ब्रिटिश या कंपनी शैली कहा गया। आगे बात कर लेते हैं, देखिए ये गोल घर आप देख सकते हैं। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं स्थान, पटना के जो प्रमुख स्थान हैं, पटना में जो कुछ प्रमुख स्थान है जहाँ से इन चित्रकारों ने अपनी चित्रकला को उकेरा, चित्रकला के क्षेत्र में पटना कलम को आगे बढ़ाया। उस क्षेत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मच्छर हट्टा, जो कि पटना सिटी में पड़ता है, नाम याद रखिएगा मच्छर हट्टा। ठीक है, मच्छर हट्टा नाम याद रखना है। यह पटना कलम के कलाकारों का प्रमुख केंद्र था। पटना कलम के कलाकारों का प्रमुख केंद्र क्या था, मच्छर हट्टा। कहाँ पड़ता है, तो पटना सिटी में पड़ता है। यहाँ कई चित्रकारों ने अपनी कार्यशालाएं स्थापित की और इस शैली का जो है विकास किया। उसी प्रकार रखना है लोदी कटरा, नाम याद रखिएगा लोदी कटरा। क्या नाम है, लोदी कटरा। तो लोदी कटरा आपको क्या करना है, याद रखना है। यह स्थान पटना कलम के चित्रकारों के निवास और कार्यशालाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के कलाकारों ने हाथी दांत और कागज पर चित्र बनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है, क्या चीज पर, हाथी दांत और कागज पर चित्र बनाने का जो है परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे बात कर लेते हैं, फिर है मोगलपुरा। क्या है, मोगलपुरा। यहाँ पर क्या हुआ कि मुगल शैली से प्रभावित चित्रकारों ने यहाँ अपनी कला को विकसित किया। यह स्थान पटना कलम के सूक्ष्म शुरुआती कलाकारों के प्रयास के केंद्र था। फिर है नित्यानंद का कुआं, नित्यानंद का कुआं। यहाँ पटना कलम के कई प्रसिद्ध चित्रकारों ने अपना काम किया। इस क्षेत्र में कलाकारों को स्थानीय संरक्षण मिले, जिससे इस शैली का क्या हुआ, बढ़ावा मिला। फिर है पटना संग्रहालय और जलान संग्रहालय।
हालांकि पटना संग्रहालय में आज भी पटना कलम के कई ऐतिहासिक चित्र संरक्षित है। जलान संग्रहालय में भी इस शैली के दुर्लभ चित्र को जो है संरक्षित किया गया है। तो दोनों याद रखना, पटना संग्रहालय और जलान संग्रहालय। और कुछ जो है ब्रिटिश संग्रहालय में भी जो है पटना कलम वहां पर संरक्षित देखने को मिल जाएगा आपको। देख रहे हैं ना, हाथ लगा हुआ है, ये देखिए मांस मतलब बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है, ठीक है, तख्ते पर रख कर करके। अब है पटना कलम की मुख्य विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम गौर करेंगे। एक जो तकनीक बताते हैं ना, वो तकनीक की चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। कहता है इसकी विषय वस्तु, तो विषय वस्तु तो हम समझ ही लिए थे कि क्या था, सामान्य जनजीवन इसमें था, बाजार था, त्योहार था, श्रमिक वर्ग थे, सामाजिक गतिविधियां को यहाँ पर दर्शाया गया था। चित्रण की तकनीक, चित्रण की तकनीक समझिएगा, पटना कलम में बिना रेखांकन, इंपोर्टेंट, लॉक कीजिए इसको, बिना रेखांकन, ठीक है। बिना रेखांकन का मतलब हुआ कि अभी के जो कलाकार हैं या मुगल कालीन कलाकार थे या इंडो जो ब्रिटिश कालीन कलाकार थे, चित्र को उकेरने से पहले क्या करते थे, एक स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है। चित्र उकेरने के पहले जो है एक स्ट्रक्चर बनाते थे और उस पर वो अपने रंगों को भरते थे। लेकिन जो पटना कलम की जो बेस्ट खूबी थी, वह बिना रेखांकन के जो है ये बनाते थे, डायरेक्ट यह चित्र उकेरना चालू कर देते थे, है ना। ये किसी प्रकार के डिजाइन नहीं, उसका बॉर्डर नहीं तैयार करते थे, बिना बॉर्डर के जो है यह चित्र अपना उकेरना चालू कर देते थे। ये मुख्य अंतर है, इस मुख्य पॉइंट को आपको याद रखना, ठीक है। बिना रेखांकन के चित्र बनाए जाते थे, जो इसे अन्य शैलियों से क्या करता है, अलग करता है। इस पॉइंट को आप याद कीजिएगा, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें हल्के और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, हल्के और प्राकृतिक रंग, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें गाढ़ा रंग आपको देखने को नहीं मिलता है ना। देखिए एक मतलब गंगा किनारे की बात है, यहाँ पर गंगा किनारे का चित्र बनाया गया है, सभी जनमानस को यहाँ पर दिखाया गया है, ऊंट है, ठीक है, नाव है ना, किला पीछे में आप देख सकते हैं, हाथी देख सकते हैं, महिलाएं हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, है ना, पेड़ आपको बगल में दिख रहा है। तो ये जो उकेरते थे वो बिना रेखांकन के डायरेक्ट वो जो है बनाना शुरू कर देते थे, ठीक, ये याद रखिएगा। प्राकृतिक और हल्के रंगों का प्रयोग करते थे। चित्रों जो है कागज, हाथी दांत, मीका पर बनाया जाता था। आगे देख लेते हैं, ये देखिए याद आया कुछ, क्या कहते हैं इसको, कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं इसको, कमेंट कीजिए जल्दी सा, क्या है यह, ठीक है। अभी आप बैठे हैं इसमें, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मुगल और ब्रिटिश प्रभाव, इस पर मुगल और ब्रिटिश प्रभाव को कैसे देखते हैं। यह शैली मुगल चित्रकला से प्रेरित थी, लेकिन इसमें यथार्थवाद अधिक था। मुगल चित्रकला से प्रेरित थी, लेकिन जो है इसमें बात करें, इसमें यथार्थवाद आपको देखने, वास्तविकता देखने को मिलता था। पटना कलम में वास्तविकता देखने को मिलती है ना, क्योंकि हम आम जनजीवन को दर्शा रहे हैं, हाट बाजारों मेलों को दर्शा रहे हैं, इसमें यथार्थता देखने को मिलेगी ही, वास्तविकता देखने को मिलेगी ही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इसे कंपनी शैली के रूप में भी जाना गया। अब मुख्य बात अंडरलाइन कीजिएगा, हमने इसे येलो रंग से दिखाया है। प्रमुख चित्रकार की बात अगर करें तो सेवक राम काफी इंपॉर्टेंट है, सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल, झूमक लाल, फकीर चंद लाल, बनी लाल, ईश्वरीय प्रसाद वर्मा इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। फिर से बोल देते हैं, सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल, झूमक लाल, फकीर चंद लाल, बनी लाल, ईश्वरीय लाल प्रसाद, ये जो है प्रमुख चित्रकार थे। तो इसमें 2 3 4 का नाम तो याद रखिएगा, सेवक लाल के एकदम नाम याद रखना, फकीर चंद का नाम एकदम याद रखना है, और ईश्वरीय प्रसाद वर्मा का नाम, ये 3 नाम तो एकदम याद रखना है, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, पतन और पुनर्जीवन। पतन, पतन कैसे हुआ इसका, सब ठीक चल रहा था, लेकिन समय बदला। मनुष्य में एक सबसे बड़ी गुण है परिवर्तन का,
ठीक है। परिवर्तन का एक गुण जो है मनुष्य या जीव जंतुओं में परिवर्तन का एक गुण होता है, और जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करता है और आगे आने वाले परिस्थिति में अपने खुद को ढालता है, तो वही मनुष्य जो है आगे बढ़ सकता है, बढ़ता है। अन्यथा जो नहीं ढालता है, पीछे के पीछे रह जाता है, वह जो है विलुप्ति के कगार पर आ जाता है। ठीक है। तो इसी दौर में क्या हुआ कि जब समय बढ़ा, टेक्निकल का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो उसी समय क्या आपका विकास हुआ, आधुनिक कला में फोटोग्राफी का हस्तक्षेप देखने को मिला, कैमरा का। ठीक है। कैमरा का हस्तक्षेप देखने को मिल गया, फोटोकॉपी करने वाले आपको देखने को मिल गया। ठीक है। तो ये जो है आगमन के कारण 20वीं शताब्दी में इसका क्या हो गया, पतन शुरू हो गया। 1997 के बाद पुनर्जीवन करने के प्रयास किए गए, लेकिन यह मुख्य धारा में जो है वापस नहीं ला सके। ठीक है। देखिए, ये सब पहले की जो परंपराएं हैं, अगर उस परंपराओं को अगर जीवित रखना है, जो पौराणिक परंपराएं हैं, कला है, हस्तकला है, ठीक है, जो हुनर है, अगर उसको जीवित रखना है आज के समय में, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के समय में हम उस पारंपरिक चीज को अगर बनाते हैं तो मेहनत ज़्यादा लगता है। ठीक है। और मेहनत ज़्यादा लगेगा, और हम खुद बनाते हैं और खुद उसे बेचते हैं, तो जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस अनुसार, उस अनुपात में मजदूरी नहीं मिल पाएगा। मजदूरी नहीं मिल पाएगा, हम उस पर मेहनत क्यों करें। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप मेंस में ऐड कर सकते हैं कि जो पौराणिक कलाएं हैं, चित्रकला है, मूर्ति कला है, ठीक है, अगर इस परंपराओं को जीवित रखना होगा तो इसको जो है सरकार का संरक्षण देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। सरकार का संरक्षण, सरकार का हस्तक्षेप आज के दौर में, टेक्निकल के दौर में अगर उनको जीवित रखना है तो सरकारी हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो जाती है। जब तक सरकार उसको संरक्षण नहीं देगा, ठीक है, अपने संरक्षण में नहीं लेगा, तब तक उन कलाकारों का, उन कलाओं का जो है पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के दौर में अगर हस्तकला, अगर हाथ से जो है लिख कर कर करके, पेंटिंग कर कर करके अगर तस्वीर के चित्र को उकेरा जाता है, उसमें टाइम लगता है, एक चित्र को बनाने में कम से कम 1 दिन 2 दिन लग जाता है। ठीक है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के ज़माना में क्या हुआ, मैटर लिख के डालिए, एआई को मैटर लिखिए कि हमें इस प्रकार से चित्र चाहिए, पटना कलम जैसा फोटो चाहिए, चित्र चाहिए, जिसमें अपना नाम, अपना फिगर डाल सकते हैं उसको कि मेरा फिगर चाहिए, उसका चाहिए, उसका चाहिए, वो जो है 10 से 12 सेकेंड में आपको करके दे देगा। सोचिए, अब बस हूबहू वही रहेगा, दोनों सेम, दोनों में कोई भिन्नता, कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो लोग किसके पीछे भागेंगे, और वो आपको सस्ता में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप अपना लैपटॉप मोबाइल से कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माना में सभी के पास लैपटॉप मोबाइल है। तो ये सुविधा आपको, अब सुविधा अपनाते हैं, तो बोलिए उनका पेंटिंग कौन खरीदेगा, जो 2 दिन मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन मेहनत करने के बाद एक पेंटिंग तैयार किया, ठीक है, और उसका कीमत अगर हाई नहीं रखा जाएगा, ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, तो उनका फिर रोजी रोटी कैसे चलेगा, उनका भी परिवार देखना होता है। तो जब तक सरकार का संरक्षण इसको नहीं मिलेगा, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक हम अपनी पौराणिक कलाओं को जो है दोबारा जीवित नहीं कर सकते हैं। पांडुलिपियों को दोबारा संरक्षित, जब तक संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, तब तक वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें सरकार का हस्तक्षेप जो है बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। ये सब बातें आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, पूरा निष्कर्ष यहाँ पर क्या हम निकाल सकते हैं, लास्ट में देखिए ये कितना अच्छा फिगर है ना। अब ये फिगर एआई को आप भेजिएगा, चंद 5 से 6 सेकंड में आपको बन करके आ जाएगा। लेकिन हाथ से उकेरने में इनको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग जाता होगा नॉर्मली। सुखाना है, कहाँ क्या रंग भरना है, रंगों को तैयार करना है। अभी तो फोटो आया, डाउनलोड किए, प्रिंटर से निकाल लिए, मेहनत कम, मेहनत तो है नहीं, पैसा भी कम। ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा संरक्षण जब तक नहीं प्राप्त होगा, तब तक इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए, निष्कर्ष निकाल सकते हैं लास्ट में, पटना कलम भारतीय कला इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आम जन जीवन को चित्रित करने की अपनी अनूठी शैली का कारण प्रसिद्ध है। हालांकि यह शैली अब विलुप्त हो चुकी है,
लेकिन इसके चित्र आज भी संग्रहालयों में संरक्षित है और इसकी विरासत को जीवित रखने का प्रयास जारी है। तो जीवित तो रहेगा भैया, लेकिन जीवित कैसे रहेगा? जब तक इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार का हस्तक्षेप इसमें जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं, है ना। मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले टॉपिक में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय। ठीक हो।